Good morning, students. Last time we have discussed about the materials. There are the three types of the materials according to the Faraday's. ठीक है, तो तीन तरह के मटेरियल्स के हमने बताया था. तो फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया था डायटोमिक डायमैग्नेटिज्म. ठीक है, और सेकंड वन आज हम डिस्कस करेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल. पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं विच आर द वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड. यानी कि जब हम फील्ड को अप्लाई करेंगे तो ये वीकली मैग्नेटाइज होंगे, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज नहीं होते. ठीक है, तो इसके पीछे की हम थ्योरी देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये वीकली मैग्नेटाइज क्यों होता है. ठीक है, तो थ्योरी के बारे में देखेंगे. थ्योरी में देखो हमारे पास हम एक सैंपल लेते हैं, तो सैंपल के अंदर मान लेते हैं नंबर ऑफ द एटम्स है. ठीक है, हर एक एटम जो होता है एक पर्टिकुलर डायपोल मूवमेंट जो वो कंस्टिट्यूट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है. ठीक है, तो इसमें हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं मानते, सिंपल इलेक्ट्रॉन्स मानते हैं. तो एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा तो उसकी वजह से कोई ना कोई डायपोल मूवमेंट जो वो कंस्टिट्यूट होगा. ठीक है, यानी कि डायपोल मूवमेंट जो है एटम जो वो कंस्टिट्यूट करता है. तो यहाँ पे हम इन डायपोल मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे. ठीक है, एटम्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, सिंपल इनके डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो देखो यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऑल दिस डायपोल मूवमेंट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड. ठीक है, हर एक डायपोल मूवमेंट जो वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है, यानी कि इन पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है. यानी कि अगर ये डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है तो कोई दूसरा डायपोल मूवमेंट जो इस डायरेक्शन में चला जाएगा. ठीक है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे. सो दे डू नॉट हैव एन परमानेंट डायपोल मूवमेंट इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द रैंडम. किसकी वजह से? रैंडम अरेंजमेंट की वजह से. किसकी वजह से होता है? रैंडम अरेंजमेंट की वजह से होता है. ठीक है, रैंडम अरेंजमेंट की वजह से क्या होता है कि डायपोल मूवमेंट एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे. तो कैंसिल आउट करने होने की वजह से नेट जो मैग्नेटिक मूवमेंट बनता है, एन नेट जो बनता है वो कितना होता है इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. ठीक है, और ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एट द रूम टेम्परेचर ये इतनी एनर्जी एक्वायर कर लेता है कि वो थर्मली एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, उस वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है कि रैंडमली अरेंज हो जाता है. जैसे ये रैंडमली अरेंज होगा तो वो एक दूसरे के क्या बोलते हैं इसको मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देंगे, और मूवमेंट कैंसिल आउट हो गया तो इसका मतलब नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट विल बी जीरो. तो दैट मींस दैट विल नाइदर अट्रैक्ट नॉट रिपेल इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. बट एज सून एज जैसे ही हम क्या करेंगे इस सैंपल में मैग्नेटिक फील्ड फॉल करवाएंगे. ठीक है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो इसके ऊपर फॉल करवाते हैं, तो क्या होता है समवट एक्सटेंट तक. ठीक है, नॉट एट द लार्जेस्ट एक्सटेंट बट समवट एक्सटेंट, कुछ एक एक्सटेंट तक क्या होता है कि ये डायपोल मूवमेंट जो है इसकी डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, मतलब कुछ एक हद तक ये इसकी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं. तो ये कुछ ना कुछ आप डायपोल मूवमेंट जो वो कंस्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, नाउ इट विल हैव द सम नेट डायपोल मूवमेंट. ठीक है, नॉट एग्जैक्ट नहीं होगा इनका सभी का डायपोल मूवमेंट बट समवट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, ये डायपोल मूवमेंट्स क्या होंगे, ये इनकी फील्ड में अलाइन हो जाएंगे. जैसे ये अलाइन होंगे, प्रॉपर्ली अलाइन नहीं होंगे, मान लो इस तरीके से अलाइन हो रहे हैं. ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो वो कंस्टिट्यूट करता है. अब ये डायपोल मूवमेंट जब कंस्टिट्यूट कर रहा है तो ऑब्वियसली है किस डायरेक्शन में कंस्टिट्यूट कर रहा है, ये कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में. तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ मिलकर और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर देगा. ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है इसमें, अब ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे डायमैग्नेटिक की केसेस में हमने किया था, डायमैग्नेटिक की केसेस में क्या हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन डायमैग्नेटिक के लिए डायपोल मूवमेंट जो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता था, तो वो उसकी वजह से करता था एक सैंपल को रिपेल करता था. लेकिन इस केस में क्या होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं. ठीक है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो ये क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, बट एज जैसे हम ये बोलते हैं कंप्लीट जो है अपनी मोमेंटम को कंटेन क्यों नहीं कर पाते, दैट इज बिकॉज ऑफ द थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से. किसकी वजह से होता है? थर्मल वाइब्रेशन की वजह से. क्या होगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा तो ये थर्मल एनर्जी गेन कर लेते हैं. तो रूम टेम्परेचर में भी क्या होता है, थोड़ा सा एनर्जी गेन कर लेते हैं, तो ये कंप्लीटली अलाइनमेंट को अटेन नहीं कर पाते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर वीकली मैग्नेटाइज्ड. क्या होता है, ये वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड. दैट इज बिकॉज, रीजन क्या है इसके बीच में, बिकॉज द डायपोल मूवमेंट डज नॉट अटेन इट्स प्रॉपर अरेंजमेंट. ठीक है, प्रॉपर अलाइनमेंट बोलते हैं, प्रॉपर अलाइनमेंट को अटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जब प्रॉपर अलाइनमेंट को ट्रेन नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये वीकली मैग्नेटाइज होंगे इन द
external magnetic field. ठीक है, तो this one is all about the paramagnetic material and its theory. नेक्स्ट आता है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक थ्योरी. ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में हम स्टडी करेंगे. ठीक है, उसके रिलेटेड जो थ्योरी बनती है उसको स्टडी करेंगे. तो आफ्टर यहाँ पे सिंपल फेरोमैग्नेटिक आएगा. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? विच आर स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि जैसे मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड के लिमिट्स में रखूंगा वो इमीडिएटली मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा? अट्रैक्ट हो जाएंगे. तो दीज आर द स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो इस तरह के सब मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. अब यहाँ पे बोला जाता है कि ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट क्यों होते हैं. तो उसके लिए भी हमारे पास एक थ्योरी है. तो जिस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? डोमेन थ्योरी. क्या बोला जाता है इसको? डोमेन थ्योरी बोला जाता है. अब देखो डोमेन थ्योरी क्या होती है. डोमेन एक छोटा सा रीजन होता है, बड़ा ज्यादा स्मॉलर रीजन होता है, वेरी वेरी स्मॉलर रीजन. ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल रीजन. ठीक है, जिसका साइज जो होता है, वॉल्यूम जो होता है, दैट इज 10⁻⁻18 मीटर क्यूब. वॉल्यूम कितना होता है इसका? 10⁻⁻18. बहुत ही ज्यादा छोटा वॉल्यूम होता है. ठीक है, तो इट इज कंसिडर्ड दैट इन दिस वॉल्यूम द नंबर ऑफ द एटम्स अलाइंड इज 10⁻11. यानी कि इस वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू होती है दैट विल बी द 10⁻11 एटम्स होते हैं. ठीक, ऑब्वियस सी बात है, हर एक एटम के पास अपना डायपोल मूवमेंट होगा. जैसे अभी हमने पीछे बढ़ा हुआ. ठीक है, क्योंकि एटम्स के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होगा, वो करंट कंस्टिट्यूट करेगा, एक्ट करेगा एज ए करंट लूप की तरह. तो इट विल कंस्टिट्यूट दैट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? हर एक एटम जो होगा करंट कंस्टिट्यूट करते हैं. बट इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में क्या होता है? ये सारे डिसअलाइंड होते हैं. ये भी जैसे हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस थे, सेम उसी तरीके से ये भी क्या होते हैं? डिसअलाइन होते हैं. बट अब एक ग्रुप जो होता है वो तो सेम डायरेक्शन में होता है, लेकिन बाकी ग्रुप के कंपैरिजन में वो डिसअलाइनमेंट हो जाते हैं. अब ये जो रीजन बनाया है मैंने यहाँ पे, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए हैं. ठीक है, इस बॉक्स के छोटे छोटे पार्ट जो है, इन्हीं पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोला जाता है इनको. ठीक है, क्या बोला जाता है? डोमेन्स. तो हर एक डोमेन्स जो है अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ अलाइन होते हैं. तो क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे के सारे अलाइनमेंट होने की वजह से नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो है वो कितना हो जाता है? दैट विल बी इक्वल टू द 0. ठीक है, इसके एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. बट जैसे ही हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फॉल करवाते हैं तो क्या होता है? देयर इज टू थ्योरीज बिहाइंड दिस. ठीक है, डोमेन थ्योरी के अंदर हमारे पास दो तरह के अरेंजमेंट आते हैं. एक होता है डोमेन अरेंजमेंट, यानी कि अरेंज कर लेते हैं अपने आप को, अरेंजमेंट. ठीक है, तो डोमेन अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके पास यहाँ पे ये है डायपोल मूवमेंट है, वो क्या करते जाते हैं? इसकी डायरेक्शन में अलाइन होंगे. यानी कि डोमेन जो है, जो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, वो अपने आप को अलाइन करेगा, वो अपने रीजन को बढ़ाता चलेगा. कैसे? इस तरीके से बढ़ा देगा अपने रीजन को. ठीक है, ये सारे के सारे, अगर मैं ऐसे मानता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस डायरेक्शन में फॉल करवाई है, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फॉल करवाई है, तो उस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होंगे वो अपने रीजन को बढ़ाते चलेंगे. यानी कि उसको वैल्यू को बढ़ा देंगे. यानी कि सारे के सारे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट्स को उसी डायरेक्शन में अलाइन करवाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो ये होता है डोमेन अरेंजमेंट. हर एक डोमेन जो है अपनी आपको अरेंज कर ले रहा है इन द सिंगल डोमेन. यानी कि सारे के सारे डोमेन जो है वो भी कर रहे हैं अपने आप को एक सिंगल डोमेन के अरेंज कर लेते हैं. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डोमेन अरेंजमेंट. कब अरेंज कर रहे हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. एब्सेंस में क्या? नेट डायपोल मूवमेंट 0 था. प्रेजेंस में क्या हुआ? ये डोमेन ने अपना रीजन को इंक्रीज कर दिया, यानी कि दूसरे डोमेन के रीजन को डोमिनेट करता हो गया और इसने अपने रीजन की को इंक्रीज करवा दिया. ठीक है, तो इसको बोला जाता है डोमेन अरेंजमेंट. उसी तरह से एक और थ्योरी आती है स्विंग इफेक्ट. स्विंग इफेक्ट. स्विंग इफेक्ट में क्या होता है? इसमें हम ये कंसीडर करते हैं कि जितने भी आपके पास डायपोल मूवमेंट आ रहे हैं, ठीक है, इन द डोमेन, जितने भी आपके पास डायपोल मूवमेंट आएंगे किसमें? डोमेन में. ये मान लेता हूं, ये मेरे पास सैंपल था ये वाला. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? हर एक डायपोल मूवमेंट में एक स्विंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. स्विंग का मतलब झूलना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो अपने आप को टर्न करेगा, स्विंग करवा देगा अपने आप को. ठीक है, तो क्या होगा? जैसे ये आपका डायपोल मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, तो क्या होगा? ये इस तरीके से या तो इस तरीके से ये स्विंग होकर के यहाँ पे अपने आप को अलाइन कर देगा, इस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर देंगे.
तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्विंग इफेक्ट। जैसे ये डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में थे तो ये स्विंग होकर के इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से सारे सारे डायपोल मूवमेंट जो है एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्विंग इफेक्ट। तो डोमेन थ्योरी जो है इन्हीं दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला तो डोमेन अरेंजमेंट, जिसमें क्या हो रहा है, डोमेन जो है अपने आप रीजन को इंक्रीज कर रहा है और सिंगल एक डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा जो स्विंग इफेक्ट, स्विंग इफेक्ट में क्या होता है, जितने भी डायपोल मूवमेंट्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर देते हैं, ठीक है। तो दिस वन इज कॉल्ड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है। टाइप्स कितनी होती है, दो तरह के फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हार्ड फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। हार्ड में क्या होता है, इसको डीमैग्नेटाइज करना बड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या मतलब, वी डू नॉट डीमैग्नेटाइज इजीली, यानी कि इसको अगर एक बार मैग्नेटाइज कर दिया आपने तो उसको डीमैग्नेटाइज करना इजी नहीं होता है, इतनी जल्दी डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। दूसरी टाइप होती है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिज्म। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को होते हैं विच डीमैग्नेटाइज इजीली, ठीक है। सॉफ्ट मैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, वो बड़ी जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हलाओ और किसी अपोजिट डायरेक्शन में फॉल करो तो इजीली वो क्या हो जाएंगे, डीमैग्नेटाइज। बट हार्ड मैग्नेटिज्म में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हार्ड मैग्नेटाइज क्या होते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर रिटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो वो इतनी जल्दी डीमैग्नेटाइज नहीं होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फेरोमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म भी बोला जाता है और इसकी थ्योरी जो है वो इसके ऊपर डोमेन थ्योरी बोला जाता है इसको मेनली, ठीक है। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द फेरोमैग्नेटिज्म एंड इट्स डोमेन थ्योरी। आगे आ जाता है क्यूरीज लॉ। क्यूरीज ने एक लॉ दिया था, ठीक है, किसके लिए, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के रिलेटेड एक लॉ दिया था। उसने क्या बोला था कि जो मैग्नेटाइजेशन होती है, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम। मैग्नेटाइजेशन होती क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसी से रिप्रेजेंट किया हुआ था मैग्नेटिक, सॉरी एरिया नहीं, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर सैंपल में कितने मैग्नेटाइजिंग डायपोल मूवमेंट जो वो क्रिएट हो रहे हैं। अगर मैं इसको मान लेता हूं तो ये एक यूनिट के अंदर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। और ससेप्टेबिलिटी, ठीक है। ससेप्टेबिलिटी भी आपको उनको बताया था कि सब्सटेंस की अपनी प्रॉपर्टी होती है, कितना जल्दी इजीली मैग्नेटाइज होता है उन मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर रिस्पॉन्ड करके, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज xi e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/t, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करते जाओगे ससेप्टेबिलिटी कम होती जाएगी, यानी कि इसमें मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की वैल्यू जो वो कम होती चली जाएगी। जब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कम हो रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन कम हो रही है, ठीक है। मतलब वो सैंपल जो है ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाओगे तो मैग्नेटाइजेशन जो वो बढ़ती जाएगी। ऑब्वियसली बात है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उसमें क्या होती है, थर्मल एनर्जी आ जाती है। थर्मल एनर्जी आएगी तो उसमें वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से ये रैंडमली अरेंजमेंट हो जाते हैं, ठीक है। रैंडमली अरेंज हो जाएंगे तो उसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन जो वो कम हो जाएंगे। तो इस क्यूरीज लॉ को हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो मैग्नेटाइजेशन होती है दैट विल डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज बी नॉट। बी नॉट होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू दैट ऑफ द टेम्परेचर। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अकॉर्डिंगली इस चीज को लिखा गया था, ठीक है। साथ में सी इज द कांस्टेंट और इनका होता क्यूरीज कांस्टेंट बोला जाता है इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंस हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज टर्म्स पढ़ी थी तो उस टर्म में हमने डिफाइन किया था बी नॉट किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स एच के बराबर। तो इसकी वैल्यू को उठाया मैंने, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो एम इज इक्वल टू सी म्यू नॉट टाइम्स एच अपॉन टी, ठीक है। नाउ इसको अरेंज करते हैं थोड़ा सा, एच को उठाता हूँ इस तरफ ले जाता हूँ, तो एम अपॉन एच इज इक्वल टू सी म्यू नॉट अपॉन टी। एम अपॉन एच किसकी इक्विवेलेंट होता है, मैग्नेटाइजेशन टू दैट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, that will be equivalent to the susceptibility, किसके इक्वल होता है, susceptibility के इक्विवेलेंट, c mu naught upon t। now both this quantity are the constant, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ xi m is equal, so directly proportional to the 1 upon t। this one is the Curie's law, इसी को हम क्या बोलते हैं, Curie's law बोला जाता है, ठीक है। अब Curie's law for the ferromagnetism, ferromagnetic substances के लिए कैसा होता है, ठीक है। for ferromagnetism,
जो हमने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में स्टडी किया, ठीक है, उसकी क्यूरीज लॉ कैसे लिखते हैं। तो सेम वही नोटेशन है, xim इज इक्वल टू, ठीक है, 1 अपॉन t माइनस ऑफ टी सी, ठीक है, t माइनस ऑफ टी सी। अब t माइनस ऑफ टी सी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज क्यूरीज टेम्परेचर। किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्यूरीज टेम्परेचर। मतलब जब आपका टेम्परेचर जो है क्यूरीज टेम्परेचर से, यानी कि T इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द TC, यानी कि क्यूरीज टेम्परेचर से ज्यादा होगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। जब टेम्परेचर कितने टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा, क्यूरीज टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे किसमें, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए क्यूरीज लॉ क्या होता है, xim इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ऑफ t माइनस ऑफ TC, वेयर TC इज कॉल्ड द क्यूरीज टेम्परेचर, ठीक है। और जैसे ही क्यूरीज टेम्परेचर से ग्रेटर हो जाएगा टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का, तो वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द क्यूरीज लॉ।